Hello and welcome to all of you in my channel Blue Chip Finance Education and Learning। एक स्टूडेंट जो हैं उनकी डिमांड के ऊपर बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन क्वेटा और उनकी डिमांड थी कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 के जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व किया जाए। तो एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिलेबस है उसमें बहुत थोड़ा फ़र्क होता है इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि हर जगह पे आप किसी मुल्क के अंदर भी हों तो स्टैटिस्टिक्स जो है जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर पढ़ाई जाती है उनके ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत वेरिएशन के अलावा बाकी सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम होता है। एनी हाउ हम पेपर की तरफ चलते हैं तो 2017 का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करते हैं। और पेपर जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 6 फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज़ इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन P stands for the parameter of normal distribution R. A sample which is free from bias is called. The power of test is equals to the chi-square curve ranges from, or the graph of blank is also called histogram। तो फर्स्ट वन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर P ऑलवेज स्टैंड्स फॉर सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है उसके लिए हम P जो है वो यूज़ करते हैं, और इसी तरह फेलियर के लिए हम Q यूज़ करते हैं। फॉर हैपनिंग समथिंग ऑलवेज डिनोटेड बाय P एंड नॉट हैपनिंग समथिंग इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय Q। तो ये नंबर ऑफ सक्सेस जो है उसको ये डिनोट करता है। द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर, दो ही पैरामीटर्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, एक म्यू और एक सिग्मा। म्यूज जो है वो आपका पॉपुलेशन मीन है, वेयर एज सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अ सैंपल विच इज़ फ्री फ्रॉम बाइस इज कॉल्ड अनबाइस्ड सैंपल। बाइस का मतलब होता है किसी तरफ झुकाव रखना। रिसर्च के अंदर जिस वक्त कोई भी चीज़ बाइस होती है किसी तरफ झुकाव रखने वाली तो उसको, और अगर वो नहीं रखती झुकाव, बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस के अंदर अगर वो आती है तो वो हमेशा अनबाइस्ड सैंपल कंसिडर होगा। फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद अगर डिस्कस किया जाए, लेट सपोज़ आप अगर इनकम लोगों की जो है उसका अगर आप रिसर्च सर्वे कंडक्ट करते हैं तो आप अगर तमाम का तमाम सैंपल जो है वो एक स्पेसिफिक इनकम रखने वाले लोगों के पास जाके अगर आप वो सैंपल इकट्ठा करते हैं तो वो बाइस्ड सैंपल होगा। यानी वो कभी भी आपके सामने ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं करेगा। जबकि अगर आप इंडिपेंडेंटली अगर हर इनकम के हर स्लैब के लोगों को अगर उसमें आप शामिल करेंगे तो वो एक अनबाइस्ड सैंपल जो है वो कहलाएगा। फिर इसी तरह की द पावर ऑफ टेस्ट इज़ इक्वल्स टू, जो पावर ऑफ टेस्ट है हाइपोथेसिस के अंदर वो हमेशा 1 - P के बराबर होती है, और टाइप 2 एरर। इसके बाद आ जाता है जी आपका द ची स्क्वायर कर्व रेंजेस फ्रॉम। याद रखें कि ची स्क्वायर कर्व जो होती है वो हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी है, ज़ीरो के बाद आंसर कुछ भी आ सकता है प्लस की तरफ। तो जो ची स्क्वायर की कर्व है वो हमेशा 0 to इन्फिनिटी है, ये माइनस के अंदर ची स्क्वायर का आंसर कभी भी नहीं जाता। तो ये वजह है कि ये 0 to इन्फिनिटी है। उसके बाद आगे आ जाए द ग्राफ ऑफ डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम का जो ग्राफ है वो टाइम सीरीज़ का ग्राफ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। पार्ट बी की तरफ चलते हैं जी, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 पैरामीटर्स एन पी क्यू। बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 3 ही पैरामीटर्स होते हैं और जो कि हैं एन पी क्यू। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा इक्वल्स टू 0, बीटा इक्वल्स टू 3,
इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, तो ये फॉल्स है। Sample is a representative part of the population. Yes, obviously it is true that sample is a representative part of the population. Sampling error is the difference between the statistic and parameter. Obviously correct. Sampling error जो है वो population का जो पैरामीटर है और sample का जो statistic है, इनके बीच में जो difference है वो sampling error कहलाता है। The shape of chi-square is always नेगेटिवली स्क्यूड। अभी बात हुई है कि ये हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, तो ये फॉल्स है। द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू एक्स वाई, ट्रू। रिग्रेशन लाइन जो है वो हमेशा पास करती है एक्स और वाई के डाटा को। सी पार्ट जो है वो है जी, चूज़ द करेक्ट आंसर। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्क्यूड इफ़ p equals to q, p is not equals to q and npq। ये याद रखें कि ये स्क्यू याद रखें। स्क्यू हमेशा उस वक्त आएगा जिस वक्त आम एवरेजेस के अंदर अगर मीन मीडियन मोड आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है। और बिल्कुल इसी तरह बाइनोमियल के अंदर अगर p और q आपस में इक्वल नहीं हैं तो वो स्क्यू होगी। For making voters list in Pakistan we need random sampling, census, sampling error। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, सेंसस। सेंसस जो है वो मर्दमशुमारी को बोलते हैं, और जब भी हम वोटर्स लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम सेंसस जो है वो उसके ज़रिए हम इसको डाटा को गैदर करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एनी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। जो पॉपुलेशन का मेजर है उसको हमेशा पैरामीटर बोलते हैं। इफ़ नल हाइपोथेसिस इज़ ट्रू एंड वी रिजेक्ट इट इज़ कॉल्ड टाइप 1 एरर। करेक्ट ऑप्शन जो है टाइप 1 एरर है। अच्छा, उसके बाद है जी इफ़ ए बी एसोसिएशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई एन द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। ये हम ची स्क्वायर के अंदर ये बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं उन वीडियोस के अंदर कि व्हेन ए बी इज़ इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइड बाय एन विच मीन्स दैट टू वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, सो रिलेशन विल बी, कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन विल बी ज़ीरो, कि इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन दैट n इक्वल्स टू 6, p इक्वल्स टू 1/3, फाइंड p x इक्वल्स टू 2। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है वो है NCX p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। उसके अंदर हमें तीन ही चीज़ें चाहिए, एन पी क्यू और एक आपका आ जाएगा एक्स जो आप मालूम करना चाहते हैं। अगर ऊपर आप डाटा में देखें तो एन आपके पास अवेलेबल है इक्वल्स टू 6, पी आपके पास है 1/3, और अगर आपके पास पी मालूम है आपको तो क्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्यू हमेशा बराबर होता है 1 माइनस पी के। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है, और प्रोबेबिलिटी में अगर आप नंबर ऑफ़ सक्सेस अगर आपको मालूम है तो नंबर ऑफ़ फेलियर, क्योंकि नंबर ऑफ़ सक्सेस प्लस नंबर ऑफ़ फेलियर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको नंबर ऑफ़ सक्सेस मालूम है 1/3, यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ़ फेलियर। सो p इक्वल्स टू 1/3, देन q विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस p। सो 1 माइनस p इक्वल्स टू 2/3। सो now you have NPQ and you also have X. So just put these values into this formula and you can calculate the probability of X equals to 2। 6C2 ये कॉम्बिनेशन निकालना है आपने 6C2 का। थ्रू कैलकुलेटर आप इजीली इसको मालूम कर सकते हैं। सो 6C2 जो है वो है 15 और 1/3 p raised to power x, p is equals to 1/3 and x is 2, जो कि आपने यहाँ से लिया, और जो q है वो है raised to power n minus x। so q equals to 2/3 and raised to power n minus x, and you have n equals to 6 minus x equals to 2, and you can calculate, और आपकी जो probability of x equals to 2 है वो है 0.3292।
सेकंड क्वेश्चन है, इफ x इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 0.4, फाइंड मीन एंड वेरिएंस। आपने मीन और वेरिएंस याद रखें। बाइनोमियल के अंदर एक तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं x की वैल्यू। दूसरे नंबर पे याद रखें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय p and variance is always equals to n multiplied by p multiplied by q, and standard deviation is square root of npq. So if you have n, you have p, then you can calculate q, जो कि हम अभी इधर डिस्कस हुआ है कि q को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इफ़ यू हैव p then q will be equals to 1 minus p. Similarly if you have q और p अगर आपको मालूम नहीं है तो सेम फिनोमेना है कि आप 1 माइनस p करेंगे, 1 माइनस q करेंगे तो आपके पास p कैलकुलेट हो जाएगा। सो n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 0.4 एंड q इक्वल्स टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.4 विच विल बी इक्वल्स टू 0.6, और मीन जो है वो इक्वल्स टू np, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विच इज इक्वल्स टू 4, एंड वेरिएंस इक्वल्स टू npq, 10 multiplied by 0.4 multiplied by 0.6 equals to 2.4. थर्ड क्वेश्चन, जो कि शुरू में मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि इतना लंबा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे दे दिया गया, लेकिन बाद में वो क्लियर हो गया। अभी इस पे बात करते हैं कि लेट x बी आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन इक्वल्स टू 16, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 5, फाइंड प्रोबेबिलिटी of ranges 11 to 21 not included 11 and 21। अगर इधर इक्वल साइन होता तो आप 11 और 21 की भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती, लेकिन यू विल हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 12, 13, 14, 15 to 20। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्यों दिया गया है इसको हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बाइनोमियल के अंदर जाएं तो हमारे पास आप देखें मीन जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ये बराबर है NP के। तो मीन जो है वो बराबर है NP के जो कि 16 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसके रूट ऑफ NPQ है और ये बराबर है 5 के। और वेरिएंस हम मालूम कर सकते हैं कैसे कि हम जस्ट इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे और ये बन जाएगा जी 25, वेरिएंस आपकी बन जाती है 25। तो मीन आपका है 16 NP और वेरिएंस है आपका 25। अब हम करते क्या हैं कि हम इधर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं बाइनोमियल के पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या क्या हैं जी, NP एंड Q के। हमारे पास NP है और NPQ है, और अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम Q को कैलकुलेट करते हैं। NPQ इक्वल्स टू NPQ, वेरिएंस इक्वल्स टू वेरिएंस का आप फार्मूला लेंगे। NP की जगह आप मीन को पुट करेंगे 16, और NPQ की जगह आप वेरिएंस को पुट करेंगे 25, और Q के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आएगा 1.5625। तो हमें यहीं से पता लग गया कि ये नहीं सॉल्व हो सकता। क्यों नहीं सॉल्व हो सकता? क्योंकि अभी हमने बात की है कि P प्लस Q इक्वल्स टू 1 होता है, और ये कैसे मुमकिन है कि Q जो है वो 1.5625 इट इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फर्दर। इसको मज़ीद कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज Q इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये था जी आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, फिर उसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर याद रखें कि हमेशा मेजर है पॉपुलेशन का, और सैंपल का जो मेजर है वो कहलाता है जी आपका स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सैंपल। फॉर एग्जांपल जो मीन है आप कैलकुलेट करते हैं, जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, जो आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं सैंपल की, ये तमाम के तमाम स्टैटिस्टिक कहलाते हैं। अगर यही चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन के लिए फॉर एग्जांपल आप मीन के लिए आप यूज़ करते हैं म्यू इंस्टेड ऑफ x बार।
तो इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन तो आप देखें सिग्मा का सिंबल यूज़ करते हैं, इसी तरह सिग्मा स्क्वायर फॉर वेरिएंस। सो दीज आर ऑल पैरामीटर्स। तो स्टेटिस्टिक और पैरामीटर के अंदर ये डिफरेंस है कि पैरामीटर जो है वो स्टेटिस्टिकल मेजर है पॉपुलेशन का, और जो स्टेटिस्टिक है वो स्टेटिस्टिकल मेजर है सैंपल का। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट अपर केस n इक्वल्स टू 310, लोअर केस n इक्वल्स टू 100, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 500, फाइंड sample variance without replacement. This question is related to sampling and sampling distribution. So अगर आप याद करें कि उसके अंदर जो वेरिफिकेशन है, जो आपका sample variance है without replacement is always equals to population variance divided by sample size multiply by population size minus sample size divided by population size minus 1। वेरिफिकेशन का फार्मूला आपने ले लेना है और उसके ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन होता विद रिप्लेसमेंट तो ये n माइनस एन डिवाइड बाई n माइनस 1 ये हम हटा देते इधर से, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हम ये साथ एसोसिएट करते हैं इसके। तो अब आपके पास डाटा क्या क्या है जी, आपके पास वेरिएंस है 500, पुट 500 हियर, sample size is 100, सो पुट 100 हियर, और अपर केस n जो है 310 है, और 310 माइनस 100 डिवाइड बाई 310 माइनस 1, एंड फाइनली योर आंसर इज 3.3980। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रखें जो भी आपका जो सैंपल है विद रिप्लेसमेंट में, इसमें जो सैंपल्स हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सैंपल का जो एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता। और विदाउट रिप्लेसमेंट में आप इस केस को रिवर्स कर लें कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर जो सैंपल का एक यूनिट है वो जिस वक्त उसमें चेंज आती है तो वो दूसरे यूनिट के अंदर भी चेंज लेके आता है। तो ये बुनियादी तौर पे विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में ये बुनियादी तौर पे फ़र्क है। In sampling with replacement, two values are independent to each other, or we can say that we get on first value does not affect what we get on second sample, whereas in sampling without replacement two samples are dependent to each other, which means that what we get on the first sample does affect what we get on second sample. Question number 7, that given that uppercase n equals to 5, lowercase n equals to 2, mu p hat equals to 0.4, find p and variance of p hat without replacement. It is also a question of sampling, जिसके अंदर आप प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करते हैं सैम्पलिंग के अंदर। तो इसका फार्मूला जो है चूँकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बात तो ये अंडरस्टूड है कि n माइनस एन डिवाइड बाई n माइनस 1 साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तो n माइनस एन डिवाइड बाई n माइनस 1 साथ नहीं होता। और वेरिफिकेशन के फार्मूला में हम चले जाएंगे और वहाँ से जाके हम वेरिएंस को और p जो है इसके बारे में याद रखें, ये पॉपुलेशन मीन है, और पॉपुलेशन मीन जो है वो याद रखें कि हमेशा सैंपल मीन के बराबर होता है सैम्पलिंग के किसी भी केस में। तो ये आपका जो सैम्पलिंग मीन है म्यू p हैट इक्वल्स टू 0.4, तो बाय डेफिनेशन आपका जो पॉपुलेशन मीन होगा वो भी 0.4 ही होगा। और दूसरी बात रही जो वेरिएंस है उसको हम थ्रू वेरिफिकेशन फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे, और ये बराबर है जी पी क्यू डिवाइड बाई एन और मल्टीप्लाई बाई एन माइनस एन डिवाइड बाई एन माइनस 1। यहाँ पे आपके पास डाटा अपर केस एन है 5, सो एन की जगह 5 पुट करें, लोअर केस एन है 2 पुट कर दें यहाँ पे, और आपके पास जो है p वो आपके पास 0.4 है, एंड q इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 माइनस p, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6। तो ये जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें और इसको कैलकुलेट कर लें तो आपकी जो सैम्पल वेरिएंस है वो आ जाएगी 0.09।
उसके बाद है जी डिफाइन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर याद रखें, आपके पास अभी हम बात कर रहे थे, एक है पॉपुलेशन, एक है सैंपल। द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। जिस ग्रुप को भी आप स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च के अंदर, उस ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है, टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आपकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लास के स्टूडेंट्स का कोई डाटा आप सैम्पल लेना चाह रहे हैं, तो उस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, द होल ग्रुप अंडर डिस्कशन, वो आपकी पॉपुलेशन है। अब आपकी क्लास में लेट सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आप 20 का डाटा लेते हैं, द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड सैम्पल। तो वो जो पार्ट आप पॉपुलेशन से लेते हैं वो सैम्पल है। फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि पैरामीटर और स्टैटिस्टिक के पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिकल मेजर हैं हम उनको कहते हैं जी पैरामीटर्स, और जो सैंपल के स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं हम उनको कहते हैं स्टैटिस्टिक। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? स्टैंडर्ड एरर सिंपली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये करती क्या है, ये आपके पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करती है। इट कैलकुलेट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। अब आंसर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मज़ीद अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो याद रखें कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ है इसमें, और इसका आप नट शेल में आप क्या कहेंगे कि आपका जो सैंपल है वो ट्रूली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और अगर आपकी स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम है तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिसर्च के अंदर अगर आपका स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा आ रहा हो तो उसका मतलब ये है कि आपको सैंपल मज़ीद इंक्रीज, यू विल हैव टू इंक्रीज योर सैंपल। तो ये है स्टैंडर्ड एरर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एस्टिमेशन से रिलेटेड है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू व्हेन n इक्वल्स टू 100, मीन इक्वल्स टू 48.1 एंड s इक्वल्स टू 1 2। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन म्यू, लार्ज सैंपल साइज आप देखें लार्ज है, ग्रेटर देन 30 है, और जो आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है ये इसमें अननोन है। और आप अब इसके ऊपर फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो x बार यानी कि मीन प्लस माइनस z अल्फ़ा बाय 2 s ओवर n अंडर रूट। अगर यहाँ पे अगर ये सिग्मा अगर नोन होता तो यहाँ पे हम सिग्मा लिख देते s की जगह पे, फार्मूला यही रहता। तो अब आपके पास डाटा क्या है जी, सैंपल है 100, जो आपकी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 0.12, सैंपल मीन है आपके पास 48.1 और अल्फ़ा बाय 2। अब ये देखें यहाँ पे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं जी 95% के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इस 95% को डिवाइड कर देंगे 2 पे, 47.5। इस 47.5 को फर्दर यू विल डिवाइड बाय 100, तो आपके पास आ जाएगा 0.475। नाउ गो टू Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उस टेबल के अंदर आप जाके लोकेट करें वेयर 0.475 इज़। वो जो रो है और जो कॉलम्स हैं वो उनकी जो नंबर्स हैं वो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी Z की 1.96। आप इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें कि आप ये 0.475 को आप लोकेट करें बुक के एंड के ऊपर या कहीं से भी आपको इजीली मिल जाता है Z डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसमें जाके 0.475 यहाँ पे आपको आसानी है कि 1.96 यानी कि आप देखें कि 1.9 जिस रो में लिखा हुआ है उसके 6th कॉलम में जाके आपको देखें 0.475 आपको मिलेगा। तो ये आपकी आ जाती है जी टेबुलेटेड वैल्यू। अब इस तमाम डाटा को, आपके पास तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, इसको आप जस्ट जाके आप पुट करें इस फार्मूला के अंदर, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस,
करें और आपके पास रेंज आ जाएगी इसकी। एक्स बार जो है वो आपके पास 48.1, जेड अल्फ़ा बाई 2 जो है, अल्फ़ा है आपके पास 95, तो हमने चूँकि 2 पे डिवाइड किया है तो ये यहाँ पे ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 0.025 क्यों है। तो याद रखें कि हम 1 में से इसको माइनस करते हैं 95 को, तो पीछे आपके पास रह गया जी क्या, 5%। 5% आपके पास अल्फ़ा है जो कि फ्रैक्शन में अगर आप देखें, फ्रैक्शन 100 से डिवाइड करें तो 0.05 है, और अगर अल्फ़ा बाई 2 चूँकि हमें यहाँ पे चाहिए तो 0.025 हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन टेबल से वैल्यू देखने का मेथड ये वाला यूज़ करें। और z अल्फ़ा बाई 2 इक्वल्स टू 1.96, और s जो है वो आपके पास 0.12, और डिवाइड बाय 100 अंडर रूट आप ले लें, और एक दफ़ा प्लस करें, एक दफ़ा माइनस आप करें। अब आंसर्स तो ये आ गए। अब ये एस्टिमेशन है क्या? एस्टिमेशन ये है कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि आप एक रेंज देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो सैम्पल मीन है वो है 48.1, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने म्यू लिखा। अब अभी हमने डिस्कस किया है कि ये एक्स बार सैम्पल मीन है और ये म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन है। तो हम देखना ये चाह रहे हैं, एस्टिमेट करना हम ये चाह रहे हैं कि सैम्पल मीन अगर ये हो तो पॉपुलेशन मीन जो है वो क्या होगा। वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा। तो हमारे पास ये रेंज निकल आई, और इस रेंज के मुताबिक हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो 48.088 से लेकर 48.112 के बीच में कोई होगा। तो ये है जी एस्टिमेशन। और एस्टिमेशन के बारे में अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो जस्ट गो टू माई चैनल, उसमें प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और एस्टिमेशन का पूरा फोल्डर है, उसके अंदर एक एक फार्मूला डिस्कस हुआ हुआ। नेक्स्ट हम जाते हैं कि व्हाट आर द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक बड़ी सादा सी और सिंपल सी बात याद रखें कि नल हाइपोथेसिस हमेशा वो हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर डिसप्रूव करना चाहता है, यानी रिसर्चर ये नहीं चाहता कि ये प्रूव हो। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर प्रूव करना चाहता है, वो स्टेटमेंट जिसको रिसर्चर प्रूव करना चाहे वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। जो नल हाइपोथेसिस है उसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको H1 से भी डिनोट किया जा सकता है, HA जो है उससे भी डिनोट किया जा सकता है। अब while performing hypothesis test you will have to accept only one according to your results, either null hypothesis or alternative hypothesis। इन दोनों में से आप किसी एक को आप सिलेक्ट करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग योर हाइपोथेसिस टेस्ट। अच्छा, उसके बाद है जी गिवन दैट लोअर केस n इक्वल्स टू 625, म्यू इक्वल्स टू 350, एक्स बार इक्वल्स टू 356, सिग्मा इक्वल्स टू 80, फाइंड z। ये आपका z डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो फार्मूला है वो आपका लगेगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। हाइपोथेसिस जो है उसका ये फार्मूला आपका, इसमें आपका z डिस्ट्रीब्यूशन का लगेगा और निचले क्वेश्चन में t डिस्ट्रीब्यूशन का लगेगा। तो z डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका फार्मूला जो है, आप पहले तो डाटा देखें, सैम्पल साइज लार्ज है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास मालूम है। तो दैट इज़ वाई यू विल हैव टू अप्लाई एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ओवर n अंडर रूट। पी स्टेटिस्टिक्स के अंदर अगर आप देखें तो आपका सैम्पल साइज बिलो देन 30 है और आपकी जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन है। तो आप टी टेस्ट, दैट इज़ वाई यू आर अप्लाइंग टी टेस्ट हेयर। वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, लेकिन सैम्पल साइज जिस वक्त स्मॉल होगा और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी नामालूम होगी तो आप टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जस्ट इन दो फार्मूलाज के अंदर आप अपना डाटा को पुट करें और आप सॉल्व कर लें तो z जो है वो 1.875 है और t जो है वो बराबर आ जाएगा 2.88 के। व्हाट इज़ वन टेल एंड टू टेल टेस्ट?
याद रखें जो टू टेल टेस्ट होता है वो नॉन डायरेक्शनल टेस्ट है, और जो वन टेल टेस्ट है वो डायरेक्शनल टेस्ट है। टू टेल मैंने कहा नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल क्यों कहा? कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ख़ास डायरेक्शन में होगा, आइदर इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टू टेल टेस्ट। और जो आपका जो वन टेल या वन साइडेड टेस्ट है, या इसको साइडेड टेस्ट भी बोलते हैं, उसको डायरेक्शनल हम इस वजह से कह रहे हैं कि ये एक पहले से डिफाइंड होगा कि ये पॉजिटिव की तरफ होगा या नेगेटिव की तरफ होगा, जबकि टू टेल टेस्ट के अंदर ये पहले से डिसाइड नहीं होता। वो आपका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन वन टेल के अंदर ये पहले से डिफाइंड होता है कि इसका आंसर पॉजिटिव की तरफ आएगा या नेगेटिव की तरफ आएगा। सो आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, या इतना भी समझना आपके लिए काफ़ी है। जो टू टेल है, अगर आप वन को डिवाइड कर लें तो दो हिस्से बन जाते हैं उसके, 0.5 और 0.5। 0.5 प्लस की तरफ आ जाएगा और माइनस 0.5 जो है वो माइनस की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कंप्यूट रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। पहले तो इसको समझ लें सिर्फ, y ऑन x का क्या मतलब है। y ऑन x का मतलब ये है कि जो y वेरिएबल है इट इज़ डिपेंडेंट टू x वेरिएबल, यानी कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है उस वो है, वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन इसका जो फार्मूला है जो अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि आसान है, वो है सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे ये होता रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y, तो ये ऊपर वाली स्टेट जो फार्मूले का हिस्सा है वो ये यही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हम लिख देते सम ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एन मीन ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये जो है ये फार्मूला बन जाता बीटा x ऑन y। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बीटा y ऑन x, तो ये फार्मूला है जी इसका, और ये है रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो n आपके पास गिवन है 5, सम ऑफ x है 2 10, सम ऑफ y है 30, सम ऑफ x y 1315, सम ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू 9850। जस्ट पुट दिस डाटा इनटू दिस फार्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। और यहाँ पे एक और दिलचस्प बात आपको बताता जाऊँ कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है और रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। आगे आ गया जी कोरिलेशन, डिफाइन कोरिलेशन। अच्छा, कोरिलेशन जो है ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके अंदर आप दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखते हैं। इसका जो आंसर है वो -1 टू +1 के बीच में आता है, या -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है। इसकी 5 टाइप्स हैं। ज़ीरो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। इफ़ योर आंसर इज 0, then two variables have no relation with each other. If your answer is exactly 1, which means that two variables have proportional relation with each other. If your answer is -1, which means two variables have proportional negative relation with each other. If your answer falls between +1 and 0, then the relation will be only positive, not perfectly positive. If your answer ranges from -1 to 0, then two variables have negative relation with each other. तो ये तो एक इसके बारे में बात हो गई। अब इसको डिनोट किया जाता है R के साथ, और अभी मैंने बात की कि ये अगर दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये जो है ये कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लिया जाए तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर है। इसको डिनोट किया जाता है R के साथ। अब
रिग्रेशन भी यही काम करता है, लेकिन रिग्रेशन सिर्फ रिलेशन ही नहीं बताता बल्कि साथ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप भी बताता है कि इन दोनों वेरिएबल्स की आपस में जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ताकि हम फ्यूचर प्रोडिक्शन के अंदर हम उसको यूज़ कर सकें। उसके बाद आ जाता है जी, गिवन दैट a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू 42, c इक्वल्स टू 17, d इक्वल्स टू 28, फाइंड ची स्क्वायर। ची स्क्वायर के बहुत सारे मेथड हैं, हम ऑलरेडी ची स्क्वायर का मेथड डिस्कस भी कर रहे हैं मुख्तलिफ पेपर्स के क्वेश्चन से, लेकिन इसका एक मेथड ये भी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई बाई ए डी माइनस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई b प्लस डी multiply by c plus d multiply by a plus c. Just put down all these values into this formula, or you can calculate for chi square, that is equals to 4.90. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन मुकम्मल हुआ जी। अब हम चलते हैं आगे एक्सटेंसिव क्वेश्चन पेपर 2017। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 6, 8, 12, 18 फ्रॉम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। सैम्पलिंग की मैं ये चीज़ स्क्वायर जो है इससे फारिग होके तो इसके बाद इसकी कंप्लीट जो है इसकी लर्निंग वो आपको प्रोवाइड करूँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें सैम्पलिंग दो ही टाइप की है, एक विद रिप्लेसमेंट है, एक विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट के अंदर वेरिफिकेशन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ज़रा वेरिफिकेशन थोड़ी भी क्या, ये इधर अभी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ आपको। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर इसकी वेरिफिकेशन में आप n माइनस एन डिवाइड बाई n माइनस 1 नहीं लगाते विद रिप्लेसमेंट में, जबकि विदाउट में ये आप पुट करते हैं यहाँ पे। तो एक बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सबसे पहला काम आपके पास पॉपुलेशन क्या है, 2, 6, 8, 12 एंड 18, ये आपके पास पॉपुलेशन आ गई। और इसका साइज़ क्या हो जाएगा जी, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अपर केस n इज़ योर पॉपुलेशन साइज। नाउ व्हाट इज सैम्पल साइज? सैम्पल साइज इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 2, 3 भी हो सकता है। तो ये आ गया जी लोअर केस n इक्वल्स टू 2। अब विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर याद रखें कि सैम्पल स्पेस क्या है, कि आपको पहले से मालूम हो कि मेरे सैम्पल्स कितने बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला है जी कॉम्बिनेशन मेथड, अपर केस n कॉम्बिनेशन लोअर केस n। तो अपर केस n आपके पास क्या है 5, लोअर केस n क्या है 2। वेरी इजीली इट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू कैलकुलेटर, और ये आपके पास आ जाएगा 10। तो आपको पहले से मालूम हो गया कि मेरे सैम्पल जो हैं वो 10 बनेंगे, और हर सैम्पल जो है उन्होंने बताया सैम्पल साइज़ क्या है जी 2, दो डिजिट्स का एक सैम्पल बनेगा। तो ये सैम्पल्स कैसे बनेंगे, 2, 6, 2, 8, 2, 12, 2, 18। नाउ सैम्पल्स विद 2 आर कंप्लीटेड। आगे अब 6 ले लें, 6, 8, 6, 12, 6, 18, 6 के साथ भी बन गए। अब आगे चलें 8, 12 एंड 8, 18, 8 के साथ भी बन गए, एंड लास्ट वन डिजिट इज़ 12, 12, 18। इसके बाद सैम्पल्स नहीं बन सकते। तो ये 10 सैम्पल जो हैं ये आपके पास ये बन गए। अब उसके बाद हर सैम्पल जो है आप उसको सम कर लें, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 12 + 2 14, 18 + 2 20 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने इनका मीन ले लेना है, 8 डिवाइडेड बाई 2 because there are two values, so 8 divided by 2 4, 10 divided by 2 5, 14 divided by 2 7, 20 divided by 2 10 and so on। उसके बाद आपने इसकी बना लेनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास सबसे कम वैल्यू कौन सी है 4, 4 के बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, 5 के बाद नेक्स्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू इज़ 7, आफ्टर 7 नेक्स्ट वैल्यू इज़ 9, आफ्टर 9 नेक्स्ट वैल्यू इज़ 10, आफ्टर दैट 12, आफ्टर दैट 13, आफ्टर दैट 15। ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या लिखना है जी, इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 appears only one time, so just put down 1 here। 5 appears only one time, just put down 1 here। 7 appears 2 times, so put 2 here।
After that 9 appears one time, place 1 here. 10 appears 2 time, place 2 here. 12 1 time, 13 1 time, 15 1 time. और दो कैलकुलेशंस आपको मजीद चाहिए, एक है f मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, एक है f मल्टीप्लाई बाय एक्स बार स्क्वायर. f मल्टीप्लाई बाय एक्स बार 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 एंड सो ऑन एंड सम इज़ 92. और एफ एक्स बार स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं कि वो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, इसका स्क्वायर नहीं है ये, f मल्टीप्लाई बाय एक्स बार स्क्वायर. तो आप एक काम करें कि एफ एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एक्स बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स बार स्क्वायर. So 4 multiplied by 4, 16, 5 multiplied by 5, 25, 14 multiplied by 7, 98 and so on. And now you have three totals, sum of fx bar square 958, sum of fx bar equals to 92 and sum of f equals to 10. और कैलकुलेट कर लें जी आप मीन सैम्पल का और वेरिएंस सैम्पल की. मीन ऑफ सैम्पल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ एक्स बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, जैसे आमतौर पे मीन ग्रुप डाटा में कैलकुलेट किया जाता है. 92 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 9.2. और वेरिएंस का भी वही फार्मूला है, सम ऑफ एफ एक्स बार स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स बार ओवर सम ऑफ एफ, और यू कैन से मीन स्क्वायर. पुट करें वैल्यूज़ को यहाँ पे और कैलकुलेट कर लें. योर सैम्पल वेरिएंस इज 11.16. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हम x बार इस वजह से लिख रहे हैं बिकॉज दीज आर मीन्स, सो दैट इज़ वाई वी आर पुटिंग x बार हियर. और सैम्पलिंग का क्वेश्चन याद रखें हमेशा 3 फेजेस में कंप्लीट होता है. सबसे पहले आप सैम्पल स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ तक कर ली है. दूसरा स्टेप अब यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे और एंड के ऊपर आप वेरीफाई करेंगे, वो थर्ड पार्ट इसका बन जाता है. अब यहाँ पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं. तो पॉपुलेशन आपके पास क्या है जी, पॉपुलेशन है आपके पास 2 6 8 12 18. सो 2 6 8 12 18. और यहाँ पे एक एहतियात, लोअर केस साइन, यहाँ पे लोअर केस सिंबल यूज़ नहीं करना, हमेशा अपर केस लेटर्स जो हैं वो लिखने हैं. उसके बाद एक कैलकुलेशन और चाहिए एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और इनके सम ले लें. सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 46, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 572. अब आ जाएं जी पॉपुलेशन पैरामीटर्स. तो सैम्पल स्टैटिस्टिक मीन इक्वल्स टू म्यू एक्स बार, वेयर एज पॉपुलेशन मीन इक्वल्स टू ओनली म्यू, और ये बराबर होता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय अपर केस एन. Sum of x is 46 and uppercase n is your population size 1, 2, 3, 4, 5, and it is equals to 9.2. 9.2 is equals to 9.2. So your population mean equals to your sample mean here. ये आपकी फर्स्ट वेरिफिकेशन है. उसके बाद आ जाएं जी आप वेरिएंस की तरफ. तो वेरिएंस का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, पहले तो इसका सिंबल सिग्मा स्क्वायर और सम ऑफ अपर केस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अपर केस एन माइनस मीन ऑफ पॉपुलेशन स्क्वायर. और यहाँ पे इसको पुट कर दें 572 डिवाइड बाय 5, और मीन आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 9.2, 9.2 का स्क्वायर, और ये बराबर है 29.76. नाउ यू विल हैव टू वेरीफाई जो सैम्पल वेरिएंस है विदाउट रिप्लेसमेंट में, वो हमेशा बराबर होती है population variance divided by sample size multiplied by population size minus sample size divided by population size minus 1. Just put this data into this equation. Your sample variance is 11.16, which is calculated here 11.16 equals to population variance, that is equals to 29.76 divided by sample size, that is 2, जो कि क्वेश्चन में शुरू में बताया गया है, multiply by population size, that is equals to 5 minus sample size divided by population size minus 1, and you will find that your sample variance equals to your population variance. तो यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है. याद रखें कि अगर ये बराबर नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करें और उसको सॉल्व करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये है नल हाइपोथेसिस, ओवरऑल हाइपोथेसिस से रिलेटेड है.
दो कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। टेस्ट द नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट ईच ऑफ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूजिंग अल्फा इक्वल्स टू 0.05। तो डाटा आपके पास क्या है, N64, तो सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर दैन 30 है। एक्स बार जो सैम्पल मीन है 537, जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नोन है, तो जेड टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। इसका बुक से फार्मूला नंबर 1 है ये यहाँ पे अप्लाई होगा, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में वो कहते हैं जी कि नल हाइपोथेसिस में आप लें कि ये 500 के बराबर है, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लेंगे कि ये 500 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप, नल हाइपोथेसिस एच नॉट विच इज़ इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 500, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 500। तो ये फर्स्ट स्टेप है इनमें ये लेने का। इसी तरह अगर दूसरा भी साथ देखते चलें तो उसमें भी नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल्स टू 12 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इन विच म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 12, तो ये आप उस दूसरे में ले लेंगे। सेकंड स्टेप आ जाता है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज़ अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपका यहाँ पे उन्होंने कहा है जी 0.05। थर्ड स्टेप इज़ टू राइट डाउन द फार्मूला, जो कि टेस्ट स्टेटिस्टिक हम उसको बोलते हैं, और विच इज़ इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो ये फार्मूला हम लेंगे, और अब इसकी क्रिटिकल रीजन हमेशा निकलती है जी टेबल से, और 0.05 के ऊपर हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने निकाला था, जो कि बराबर है जी 1.96 के। अब यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने दो लाइंस क्यों लगाई हैं। ये दो लाइंस इस वजह से लगाई हैं कि ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल आपको कैसे पता लगा कि ये टू टेल है? देखें, नल हाइपोथेसिस में आपने लिया इक्वल्स, और अल्टरनेटिव में आपने लिया नॉट इक्वल। ये नहीं कहा कि ग्रेटर दैन और लेस दैन, आपने कहा सिंपली नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल तो देखें वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो दैट इज़ वाई द टेस्ट विल बी टू टेल टेस्ट। तो ये वजह है कि हमने ये दो बार्स लें। इन दो बार्स का मतलब ये है कि हम इग्नोर करेंगे माइनस और प्लस को। तो ये है जी -1.96 और +1.96। अब हम देखते हैं कि इसकी कंप्यूटेशन के अंदर हम डाटा को पुट करते हैं। एक्स बार आपके पास है जी 537, और म्यू है आपके पास यहाँ पे गिवन है 500 डिवाइडेड बाय जो सिग्मा है वो इक्वल्स टू 100, और एन है 64, और आपका आ जाता है जी 2.96। अब देखें आपकी टैबुलेटेड वैल्यू क्या है, 1.96 प्लस माइनस 1.96, और आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 2.96। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करती है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल करती है तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। सादा सी अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो आपकी ये जो वैल्यू है ये टैबुलेटेड वैल्यू की रेंज में है अगर, तो आप पहले वाले को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर ये बढ़ जाती है उससे तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब इस केस में अगर आप देखें 2.96 इज ग्रेटर देन 1.96, सो ये रिजेक्शन रीजन में चला गया, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे जी आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 2.96 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड विल एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बिल्कुल इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है n इक्वल्स टू 25 विच इज़ बिलो देन 30, तो टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे गिवन नहीं है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है s। तो सिग्मा हमेशा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, और n है आपके पास 25, मीन है सैंपल का 10, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तरीका वही है, पहला आप लिखेंगे हाइपोथेसिस, null hypothesis mu equals to 12, alternative mu is not equals to 12, level of significance 0.05. Third step is to write down the formula, that is x bar minus mu over s over n under root, और यहाँ पे भी आप वैल्यू को उसी तरह निकालेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अलग है। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने देखना है ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, तो ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट में 0.05 कॉलम में जाके आपने 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे लेते हैं, देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर है n-1 के। n आपके पास क्या है जी 25, 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24। 24th रो में 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आपने जाके देखना है क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो वो वहाँ पे होगा 2.064। अब आप कैलकुलेट कर लें इसको। अगर आपकी वैल्यू इस रेंज के अंदर है प्लस माइनस 2.064 के, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अगर इससे बढ़ जाती है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई -1.25, तो आपकी ये एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये -2.064 से कम है, -1.25, यानी कि इस रेंज के अंदर है आपकी वैल्यू, तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो या रिग्रेशन हो, आपको ये 5 कैलकुलेशंस चाहिए। सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स वाई आपको ये गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई आ जाएगा आपके पास। फिर एक्स का स्क्वायर ले लें और फिर वाई का स्क्वायर ले लें, सब के सम ले लें आप, तो सम ऑफ एक्स आ गया 412, सम ऑफ वाई 377, सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 16123, सम ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17974 एंड सम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16119। अब आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का मेथड है जो कि अभी पहले हमने डिस्कस किया है। अब एक और मेथड हम डिस्कस करते हैं और वो उसका फार्मूला है r इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स वाई ओवर n माइनस मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे 3-4 चीज़ें तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स ओवर n इक्वल्स टू 412 डिवाइड बाई 10 41.2। मीन ऑफ वाई, सम ऑफ वाई ओवर n 377 बाई 10 इक्वल्स टू 37.7। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फार्मूलाज इसके गिवन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फार्मूला है। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व कर लें। सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 17974, एन आपके पास 10 है, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास एन आ गया आपके पास 10। और यहाँ पे ये चूँकि मीन के बराबर है तो मीन ऑफ एक्स आया 41.2, तो इसका स्क्वायर ले लें और स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगी 9.99। इन द सेम वे यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16119 डिवाइड बाई 10 माइनस मीन ऑफ वाई दैट इज़ 37.7, इसका स्क्वायर ले लें एंड सॉल्व इट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज़ 13.80। 1 2 3 and 4, just put down these values here and here, and sum of xy that is equals to 16123 divided by 10 minus mean of x that is 41.2, mean of y that is 37.7 divided by standard deviation of x that is 9.99 multiply by standard deviation of y that is 13.80 and solve it. Your answer will be 0.4283 और ये आपका पॉजिटिव रिलेशन जो है वो इसका शो कर रहा है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड ची स्क्वायर टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देयर आर 2 वेरिएबल्स, जेंडर और सेक्स एंड कलर, और 3 कलर्स हैं ब्लू रेड ब्लैक, एंड सेक्स के अंदर या जेंडर के अंदर आप लिखेंगे मेल एंड फीमेल। टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन द कलर सेक्स यूजिंग अल्फा इक्वल्स टू 0.05। तो ची स्क्वायर बहुत डिटेल से वैसे भी 5-6 वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके 6 से 7 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हाइपोथेसिस का। इसका और हाइपोथेसिस के स्टेप्स बड़े मिलते जुलते हैं आपस में। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या एज्यूम करते हैं जी, अभी हमने इस पेपर में बड़ा इसको डिस्कस किया है। तो नल हाइपोथेसिस इज़ अ हाइपोथेसिस इन विच रिसर्चर वांट्स टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट।
तो नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा ये कहेंगे कि इन दो एट्रीब्यूट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम कहेंगे कि नहीं, इसमें एसोसिएशन है, तो देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन सेक्स एंड कलर। तो ये हर एसोसिएशन के ची स्क्वायर के हाइपोथेसिस के हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही लेते हैं। दूसरा स्टेप आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाइपोथेसिस में भी यही था, जो कि है अल्फा इक्वल्स टू 0.05। थर्ड स्टेप आ गया टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसमें भी यही था, उसमें हम z या t लिखते थे, इसमें हम ची स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि बराबर है सम ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ये लिखी हुई हैं, एक्सपेक्टेड हम कैलकुलेट करेंगे खुद। फोर्थ स्टेप के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। वी हैव ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी है 20, 40, 60, 40, 20, 20। और इस मकसद के लिए हम सबसे पहले तो हमारे पास टोटल का होना ज़रूरी है, टोटल ऑफ रोज एंड टोटल ऑफ कॉलम एंड ऑल्सो सब टोटल। ये आप देखें क्वेश्चन के अंदर टोटल्स गिवन नहीं है, अगर गिवन हैं तो ठीक है उन्हीं को यूज़ कर लें, अगर नहीं तो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 20 + 40 + 60 equals to 120, 40 + 20 + 20 equals to 80. In the same way we can calculate the rows columns total, 20 + 40 equals to 60, 40 + 20 equals to 60, 60 + 20 equals to 80। और जो सब टोटल है वो आपकी मर्जी है, इधर से कैलकुलेट कर लें, इधर से कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा 200। 120 + 80 equals to 200 और 60 + 60 equals to 120, 120 + 80 equals to 200। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एज यू आर सीइंग हियर दैट देयर आर 6 ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट 6 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 20, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो देखें रो का टोटल क्या है 120, कॉलम का टोटल क्या है 60। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 36। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 20, वी हैव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 36। इसी तरह 40, जिस रो में 40 है उसका टोटल 120 एंड कॉलम टोटल 60 डिवाइड बाय 200 एंड रिजल्ट इज 36। इसी तरह 60 के लिए रो टोटल 120, कॉलम टोटल 80, 120 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 200 and expected frequency is 48. In the same way, we will calculate 3 more expected frequencies for 40, 20 and 20. So 80 multiplied by 60 divided by 200, 80 multiplied by 60 divided by 200, 80 multiplied by 80 divided by 200. And your expected frequencies are 24, 24 and 32. अब इनको आप टेबल में ले जाएं कैलकुलेट करने के लिए ची स्क्वायर। तो 20, 40, 60, 20, 40, 60, 40, 20, 20, 40, 20, 20 और इसी तरह 36, 36, 48, 36, 36, 48, 24, 24, 32, 24, 24, 32। और अब हमने जस्ट इसको कैलकुलेट करना है। तो देखें सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को। तो 20 - 36 इक्वल्स टू -16, 40 - 36 इक्वल्स टू 4, 60 - 48 इक्वल्स टू 12 एंड सो ऑन। इसका स्क्वायर ले लें, 16 स्क्वायर 256, 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144, 16 स्क्वायर 256 एंड सो ऑन। और अब हर स्क्वायर को आप डिवाइड कर दें विद its respective expected frequency. 256 divided by 36 equals to 7.111, 16 divided by 36 equals to 0.444, 144 divided by 48 equals to 3 and so on. And take the sum, और सम आपके पास आ गया 26.389। तो ये आपके कैलकुलेटेड ची स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब हमने एक वैल्यू देखनी है जी टेबल से, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो क्वेश्चन में बता दिया गया 5% है यानी 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बराबर होती है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। अभी हमने टी टेस्ट किया, उसके अंदर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर थी n-1 की। तो टी टेस्ट के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होती है n-1 की।
जबकि ची स्क्वायर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होती है रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1 के। वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। टर्न बैक टू योर क्वेश्चन। ये आपके पास 2 रोज आ गए और 3 कॉलम्स आ गए, एक्सक्लूडिंग टोटल। टोटल कभी भी काउंट नहीं होते इसमें। यू हैव ओनली 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 इक्वल्स टू 2। सो एट 0.0, अब आप टेबल पे चले जाएं ची स्क्वायर के, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि सेकंड रो में आप जाके देखें वहाँ पे वैल्यू लिखी होगी 5.991। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का वही सिनेरियो है जो कि हम हाइपोथेसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ योर कैलकुलेटेड वैल्यू falls in acceptance region, then you will have to accept null hypothesis. And if your calculated value falls in rejection region, you will have to reject your null hypothesis. So your calculated value is 26.389 as you calculated here, and your tabular value is 5.991. So it is greater than this one, or you can say that it falls in rejection region. So you will have to reject your null hypothesis and accept alternative hypothesis. So you can say that the calculated value of chi square 26.389 is greater than the tabulated value of chi square 5.991, or 26.389 falls in critical region. So we reject the null hypothesis and accept alternative hypothesis. We can say that there is relationship between sex and color. तो ये था जी आपका 2017 का पेपर, और नेक्स्ट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पेपर भी आपको सॉल्व करके दूँ। और ये पेपर ये जस्ट बलूचिस्तान बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी बोर्ड्स के अंदर यही सिलेबस है। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जैसे फेडरल बोर्ड है, उसमें कोरिलेशन रिग्रेशन जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर है, बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं, और ये सारे पेपर मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप इस तरह मल्टीपल बोर्ड्स के अगर आप पेपर करेंगे तो आपकी अपने टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप होगी। तो सून आई विल डिस्कस सम अदर बोर्ड्स पेपर, एंड आई ऑल्सो डिस्कस विद यू द पेपर्स ऑफ बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोयटा। So till then, stay safe, take care of yourself and other persons around you. Thank you.